आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। छात्रों, जिस अध्याय को आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है, देखिए, हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्या है बच्चों? भाग्यशाली। हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हुए। शांत। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हुए। शांत। एनसीईआरटी की पहली लाइन इस चैप्टर की क्या कहती है? हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हुए। अब बच्चों यही दिमाग लगाना है कि आखिर अगर पादप लैंगिक प्रजनक हुआ तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा लाभ निहित है? तो छात्रों, यदि पादप लैंगिक प्रजनक हुआ तो जो पादप के द्वारा प्राप्त बीज और जो फल है वो किसका परिणाम है? लैंगिक प्रजनक का। लेकिन छात्रों, विकास के चलते पादप जंतुओं के बाद लैंगिक प्रजनक हुआ है, क्योंकि इसको युग्मक स्थानांतरण कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अतः जैसे ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों ने जैसे ही स्थलीय आवास की तरफ कदम बढ़ाया तो माध्यम जल का अभाव हो गया था। अतः लैंगिक जनन की 3 शर्त होती हैं: युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण और निषेचन। अतः ये गेमीटो ट्रांसफर नहीं करा सकता था, अतः इसका विकास रुक गया। अतः इसका लैंगिक प्रजनन क्या हो गया? बाधक हुआ। अतः ये स्थलीय जीवन कैसे व्यतीत करे? जैसे ही स्थल पर कदम रखता पादप विलुप्त हो जाता। पादप क्या हो जाता? विलुप्त। अतः पादपों ने कुछ समय लेकर के फिर अपना विकास किया और बीजाणविक अर्धसूत्री विभाजन शुरू किया और युग्मकों के स्थान पर किसको बनाया बच्चों? अतः बीजाणु बना करके अतः बीजाणविक अर्धसूत्री विभाजन किया। क्या किया? जिससे इसने बीजाणु बनाना शुरू किया। और बीजाणु एक वह अनुकूली रचना थी जिसने युग्मकों का निर्माण भी किया और युग्मकों का क्या किया? अतः छात्रों, इस तरह से पादप ने अपना कदम स्थलीय विकास की तरफ तब बढ़ा दिया। और जैसे पादप में लैंगिक प्रजनन शुरू हुआ तो बच्चों हमें किसकी प्राप्ति हो गई? अतः आज जितना भी हमारा आहार है वो सभी बीज है, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चावल का हो, दाल का हो, सरसों का हो, या फिर फल है, चाहे वो बैंगन हो, टमाटर हो, कोई भी हो, चाहे वो आम हो, सब लैंगिक जनन का परिणाम होता है छात्रों। नंबर 1। इसके बाद यदि पादप लैंगिक प्रजनक हुआ तो बच्चों हमें क्या मिला? खाद्यान्न। और खाद्यान्न के रूप में क्या मिला? बीज और फल प्राप्त हुआ। इससे पहले हम बीज और फल नहीं खाते थे, हमारे पूर्वज। ध्यान रखो बच्चों। इसके बाद लैंगिक प्रजनक, अगर पादप लैंगिक प्रजनक हुआ, क्या हुआ? तो बच्चों इसका दूसरा लाभ देखिए कि अतः बच्चों हमने संकरण तकनीकी का इस्तेमाल कर लिया। हमने कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल कर लिया? क्योंकि जैसे ही पादप लैंगिक प्रजनक हुआ तो उसने पुष्प धारण किया। क्या धारण किया? जैसे, ध्यान दो बेटा, जैसे ही पादप ने पुष्प धारण किया तो बच्चों जैसे आपने 10th क्लास में मटर वाला पढ़ा होगा, तो ये अंडाशय, ये बीजांड हो गए। क्या हो गए गुड़िया? बीजांड हो गए। इधर को देखिए, ये पुंकेसर हो गए। कौन हो गए? नर जनन संरचनाएं। और
ये कौन हो गई? मादा। अतः बच्चों ये नर जनन संरचनाएं, अतः एक पादप ये है जो द्विलिंगी है मटर का। ध्यान देना, संकरण तकनीकी समझो। क्या समझो? यदि पादप लैंगिक प्रजनक हुआ तो उसने पुष्प धारण किया, और पुष्प में हमने क्या कर डाला मानव ने? ध्यान दो कि बच्चों जैसे ये आपका मटर का पुष्प है, जैसे आप 10th में मेंडल वाला पढ़ के आए, ये लंबी मटर का है। किसका है? और ये आपका जो है ये बौनी का है। ये कैसी मटर का है बच्चों? बौनी मटर का है। ध्यान देना। अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा, अध्यापक नर और मादा दोनों ही प्रकार की जनन संरचनाओं को दिखा रहा है। अब संकरण तकनीकी क्या होती है? इधर वाला पुष्प कैसा है? बौना। इधर वाला पुष्प कैसा है? तो ध्यान देना बेटा, क्या किया वैज्ञानिकों ने? किस्म बनाई। अतः लैंगिक प्रजनन से हमने संकरण तकनीकी का सहारा लिया कि सर हम संकरण तकनीकी नहीं जानते तो आप संकरण भी नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई टीचर ही नहीं जानता तो आपको क्या बता देगा। लेकिन संकरण तकनीकी देखिए, क्या देखिए? अतः इसका पहला पद होता है विपुंसन। पहला पद कौन सा होता है? अतः छात्रों इस वाले पादप में आपने विपुंसन करा दिया। जरा देखना क्या होता है विपुंसन। अतः बच्चों एक द्विलिंगी पुष्प को मानव के द्वारा जानबूझ करके एक लिंगी बना देना। अतः कैंची लेकर के, क्या लेकर के? या चिमटी से नर जनन संरचनाओं को काट दिया गया। किसको काट दिया गया? ये क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ये संकरण तकनीकी का पहला पद है। पद नंबर 2, इसके बाद इसके ऊपर थैली लगा दी, बटर पेपर की क्या लगा दी? इसके बाद बच्चों क्योंकि ये लंबी मटर है, अतः इसके अगर हम बीजांड को देखें, किसको देखें? अतः बच्चों इसके बीजांड को देखें तो इसके बीजांड में जो अंडकोशिका होगी वो बच्चों कैपिटल टी वाली होगी, क्योंकि ये लंबे पादप का है, पुष्प है। और अगर हम अब क्या करेंगे, इधर से बौने पादप से परागकण लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? जरा देखो ये परागकण जो आप ले रहे हैं, इसमें जो कौन सी टी है आपकी? ये आपने परागकण ले लिया और खुद मानव ने इस थैली को हटाया, रीबैगिंग किया। थैली को क्या किया? रीबैगिंग किया और इस परागकण को कहाँ उतार दिया? यानी जो कैपिटल टी, स्मॉल टी वाले परागकण को कहाँ उतार दिया? इसके मंच पर। अतः बच्चों ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जाइगोट। कैपिटल टी और क्या हो गया? अतः ये संकरण तकनीकी है। ऐसा करके हम क्या बना सकते हैं? किस्म। क्या बना सकते हैं? अतः एक किस्म क्या होती है? अतः बच्चों पादपों की आनुवांशिकता में फेर बदल कर दिया। अतः लैंगिक जनन के द्वारा, भाई लैंगिक जनन का परिणाम होता है पुष्प, पादपों की आनुवांशिकता में फेर बदल कर उन्हें उन्नत करने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं हम? किस्म निर्माण कहते हैं। अतः बच्चों एक किस्म संकर ओज होती है, अत्यधिक उत्पादन देने वाली होती है। अतः छात्रों हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हुआ। लैंगिक प्रजनक हुआ तो उसने पुष्प धारण किया, और पुष्प में जो अंडाशय होता है उससे क्या बनता है? फल। और बीजांड से क्या बनता है? बीज। अतः आज जितना भी हमारा खाद्यान्न है वो पादप के लैंगिक जनन का ही परिणाम है। नंबर 2, इसके बाद बच्चों जब पादप में हम संकरण तकनीकी के द्वारा क्या बना सकते हैं? किस्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? किस्म बना सकते हैं। और किस्म बना करके बच्चों हम रोग प्रतिरोधकता का गुण, अत्यधिक उत्पादकता का गुण या कोई भी वांछित गुण का समाकलन पादप में कर सकते हैं, अगर पादप लैंगिक प्रजनक हुआ है। आगे देखो बच्चों, तो बच्चों इसलिए आप क्या हैं? भाग्यशाली हैं। आपके लिए प्रश्न आ सकता है
तो अगर पादप लैंगिक प्रजनक हैं तो आप भाग्यशाली हुए कैसे? तो ये दोनों पॉइंट देने पड़ेंगे कि जो आज हमें फल और बीज की प्राप्ति होती है लैंगिक जनन का परिणाम है। नंबर 2 कि हम किस्म निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि एक पुष्प में संकरण तकनीकी का इस्तेमाल होता है और संकरण तकनीकी से हम क्या बना लेते हैं गुड़िया? किस्म बना लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें ये देखना है कि एक पुष्प क्या होता है। अतः एक पुष्प लैंगिक प्रजनक स्थल होता है। एक लैंगिक क्या होता है? काट दीजिए ने, देख लीजिए वीडियो बनने की ना बनना ही, DND पे करता है पुष्प। हाँ ध्यान से, पुष्प क्या है? अतः एक पुष्प लैंगिक प्रजनक स्थल होता है। क्या होता है? ध्यान दे, मारे जाओगे 4 अंक का है ये चैप्टर, अंकवार 4 है इसका। इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मार्क हैं, ध्यान रखना आप, ये भी सावधान होकर पढ़ो। बच्चों की गुरुजी इसे समझने की चेष्टा करो कि ये जो मैंने ब्लॉक में बंद किया है, परिभाषा क्या लिखी है कि पुष्प एक प्रजनन स्थल होता है जहाँ एक पादप अपनी जनन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः ये कैसे प्रजनक स्थल होता है? अतः बच्चों ये अनुकूलनताओं की, किसकी? अनुकूलनताओं की व्यापक परास दिखाएगा आपको। क्या दिखाएगा? ये NCERT कहती है। अतः वो अनुकूलनताओं की व्यापक परास देखिए, बात है नहीं, अनुकूलनताओं की क्या देखिए? व्यापक परास का। एक पुष्प क्या होता है? सर ने पुष्प को जन्नांग नहीं कहा, प्रजनन स्थल कहा, क्योंकि ये अनुकूलनताओं की व्यापक परास रखता है। हर चीज़ समझनी है, अब इस पॉइंट को समझना है आपको। तो देखो बच्चों, एक पुष्प जो होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे कि ये एक पुष्प है। ये एक पुष्प में मादा जननांग है। क्या है? और मादा जननांग जो होता है इसको जरा देखिए, ये वर्तकाग्र क्या है? ये क्या है? वर्तका। और ये फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय। आगे देखो बच्चों, इस अंडाशय के अंदर ये भ्रूण कोश है। ये क्या है? ये भ्रूण कोश 7 कोश की अवस्था को कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद को, या 8 केंद्र की अवस्था बोली जाएगी। अतः बच्चों इसमें 7 कोश का देखिए, 1 2 ये सहायक कोश का होंगी, 3 ये अंड कोश का है, 3 सेल हो गई। ये 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई हैं, अतः ये केंद्रीय सेल हो गई ध्रुवीय न्यूक्लियों वाली, और ये प्रतिमुखी सेल हो गई, अतः 7 सेल का हो गया। अतः एक मादा युग्मकोद्भिद में ये 7 सेल कैसे बने ये तो आगे बढ़ाना है हमें, लेकिन ये भ्रूण कोश है। क्या है? अतः बच्चों इसको हम भ्रूण कोश कहेंगे। अतः भ्रूण कोश, ध्यान से, इसको सुरक्षा देने के लिए 1 या 2 अध्यावरण इसके ऊपर पाए जाते हैं। भ्रूण कोश ध्यान सुरक्षात्मक आवरण, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अध्यावरण बराबर क्या होता है गुड़िया? बीजांड होता है। और बीजांड ही क्या बनेगा निषेचन के बाद? बीज बनेगा। बीजांडी निषेचन के बाद क्या बनेगा? ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, 1 मिनट इधर को देखिए। इसके बाद ये फूला हुआ भाग का क्या है? आधारीय भाग जो फूला हुआ है ये क्या है? अंडाशय है। क्या है? अतः ये फूला हुआ भाग अंडाशय है, जो निषेचन के उद्दीपन से, जो निषेचन के किससे? उद्दीपन से। और बच्चों अंडाशय क्या बन जाता है? ये बच्चों पुष्पासन है। क्या है? और ये पुष्प व्रंत है। अतः आप जो देख रहे हो ये बीजांड, ये अंडाशय, ठीक है, और ये देखिए ये गर्भाशय हो गया। क्या हो गया?
आगे देखो बच्चों, ये कौन है? वर्तिकाग्र। ये कौन है? शाबाश बेटा। ये कौन है? वर्तिका। ये कौन है? अंडाशय। अब दोबारा नाम सुनिए, अब दोबारा नाम सुनिए कि सर दोबारा नाम क्या ले रहे हैं। ये अवतरण मंच, जहां मादा नर को उतारेगी। ये एक अवतरण मंच है जहां मादा किसको उतारेगी? नर को उतारेगी। ये अवतरण मंच हमारी मादा की वैजाइना के ऊपर भी होता है, घने बालों वाला क्षेत्र, जहाँ प्यूबिस मुंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जिसे सर क्या कह रहे हैं? वर्तिका। ये एक खोखली वैजाइना है। ये खोखली क्या है? वैजाइना होती है जब पेनिस एंट्री करेगा, लेकिन पेनिस के रूप में पराग नलिका होगी। कौन होगी? क्योंकि जब नर युग्मक अचल और मादा युग्मक अचल, तो साइफोनोगैमी प्रकार का निषेचन होगा। इसके बाद देखिए बच्चों कि ये बीजांड का बीजांड व्रंत है। ये बीजांड का क्या है? बीजांड व्रंत है, लेकिन ये अपरा है, यानी इसका मतलब पादपों में ये जेर होता है। ये पादपों में क्या होता है? जेर। अतः बच्चों पादप भी अपरा रखते हैं। आगे ऐसे ही पढ़ाऊंगा अपरा करके इसको, आज तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर की। अतः बीजांड व्रत क्या होता है? अपरा होता है। क्या होता है? और अपरा एक गाय भैंस के द्वारा भी दिया जाता है। और बच्चों ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये कौन है? गर्भाशय। ये कौन है? अतः छात्रों यहाँ एक पादप की तुलना सर ने जंतुओं के जननांग से कर डाली। किससे कर डाली? इस कारण एक पुष्प में अगर पुष्पतु प्रजनन स्थल है, तो छात्रों ये मादा जनन संरचना है। ये क्या बोली जाएगी? मादा जनन संरचना होती है। कोई परेशानी? और मादा जनन संरचना किसे कहते हैं बच्चों? हम जायांग को कहते हैं। किसको कहते हैं? अतः जायांग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? एक जननांग देखा आपने, फीमेल। इसके बाद देखिए बच्चों, ये एक इकाई दिखा रहा हूं। ये क्या दिखा रहे हैं सर? एक इकाई दिखा रहे हैं। और ये जो एक इकाई है, इसे क्या कहते हैं? हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट। इसके दो भाग होते हैं। ये वाला जो भाग है, इसके 3 नाम होंगे। कितने नाम होंगे? एक नाम लघु बीजाणु कोश। एक नाम क्या है? दूसरा नाम परागकोश। दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु, हाँ लघु बीजाणु धानी। अच्छा छात्र ध्यान रखें, ये तीनों पद बोल सकते हैं इसमें। और ये क्या कहलाएगा? पुतंतु। अतः पुंकेसर कितने भाग होते हैं? 2। एक पुतंतु होता है जो जनन में भाग नहीं लेता। दूसरा भाग कौन सा होता है? परागकोश। परागकोश के कितने नाम होते हैं? लघु बीजाणु बनाता है। लघु बीजाणु कोश का मतलब थैला, या फिर गुड़िया परागकोश कह दो, या फिर क्या कह दो? लघु बीजाणु धानी निकलेंगे इसके अंदर। इसके बाद देखो बच्चों, अब कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? अब देखो बच्चों ये कितनी हो गई? अतः बच्चों अब इसको क्या कहें? अब आप इन रचनाओं को देख रहे हैं, तो अब इनको मैं नर जनन संरचना कहूँगा। नर जनन क्या कहूँगा? संरचना कहूँगा। अतः बच्चों पुंकेसरों का गोल घेरा। पुंकेसरों का क्या? पुंकेसरों का जो गोल घेरा होता है, पुंकेसरों का कैसा? जो गोल घेरा होता है, उसे क्या कहते हैं गुड़िया हम? या घेरा या चक्कर, उसे क्या कहते हैं हम? पुमंग। और पुमंग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करेगा? नर जनन अंग का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करता है। कोई परेशानी बेटा? अतः एक पुष्प में चक्र नंबर 3, ये चक्र नंबर कौन सा है? 3। और ई चक्र नंबर कौन सा है?
4, ये दोनों, अभी पहले दूसरे आएंगे, ये दोनों जनन संरचनाएं होती हैं। ये चौथे वाला चक्र या अंतिम चक्र मादा जनन संरचना का प्रतिनिधित्व करेगा और तीसरा चक्र किसका करेगा? नर जनन संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद लाइन को देखिए, ये प्रजनन स्थल है। क्या है? अतः बच्चों अब इसमें सहायक चक्र आ रहा है। अब इसमें क्या आ रहा है? सहायक चक्र आ रहा है, ये आ गया। और ये चक्र आपका दूसरा है। कौन सा है? और इसको कहते हैं हम दल, और इसके समूह को क्या कहते हैं हम? दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से, ये किसी पुष्प में दूसरे नंबर का सहायक चक्र होता है। क्या होता है? अतः बच्चों कि सर अनुकूलनताओं की व्यापक परास क्या होती है? एक पुष्प अनुकूलनता की परिधि में होता है। क्या कहती है एनसीईआरटी? तो बच्चों अतः एक पुष्प में महक जानते हो, खुशबू को कहते हैं एनसीईआरटी की भाषा में। या पुष्प का क्या होना? रंगीन होना। कैसा होना? अतः एक पुष्प में जो महक होती है, सुगंध होती है, और या उसका क्या होना? रंगीन होना। बच्चों संकरण तकनीकी को तो हम खुद करा सकते हैं, लेकिन एक अनुकूलनता के पुष्प रंगीन ही क्यों होते हैं? अतः भिन्न भिन्न रंगों के अगर पुष्प हो रहे हैं तो वो परागणकर्ता को सुनिश्चित करेगा। परागणकर्ता को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। अतः बच्चों एक जो परागणकर्ता होता है उसे ये अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन? अतः बच्चों पुष्प में महक, उसका रंगीन होना और उसके द्वारा मकरंद बनाना, ये तीनों पॉइंट किसके द्वारा पूर्ण किए जाते हैं? तीनों पॉइंट किसके द्वारा पूर्ण किए जाते हैं छात्रों? ये तीनों पॉइंट, अरे यार कट गया। हेलो भैया। हाँ नमस्ते। नमस्ते यार, हम बात करें, तू फोन कोई अर्जेंट काम है का? ना 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 कोई ना। ठीक है तो